नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अ, अधिकृत तौर पर आंकड़े आ गए हैं और पाकिस्तान ने भी अब ये मान लिया है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बल्कि पाकिस्तान ने तो ये भी स्वीकार कर लिया है कि जितने दावे भारत की ओर से हुए हैं, यानी करीब 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने, जो आपके रडार थे या एयर डिफेंस सिस्टम था, उसका उसका तो नुकसान हुआ ही है। पाकिस्तान से ये भी मान लिया गया है एक डोजियर के जरिए कि कुल मिलाकर के 42 जगहों पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने अटैक किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। 42 जगहों पर उनका नुकसान हुआ है और उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनके 6 फाइटर, 2 अवाक्स विमान, 1 ट्रांसपोर्ट विमान, 30 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और 10 से अधिक यूसीएवी, ये सब जो हैं भारत ने मार गिराए हैं। यानी पाकिस्तान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और उसने 10 तारीख को हमारे सामने ये रिक्वेस्ट की डीजीएमओ के जरिए कि सीज फायर कर दीजिए, युद्ध रोक दीजिए। पूरा पश्चिम और अमेरिका असहज है, परेशान हाल है भारत की इस ताकत को देख करके, इस क्षमता को देख करके कि बिना एक भी विमान के सीमा पार कराए, बिना सैनिकों के मूवमेंट कराए, बिना टैंकों के ट्रेन्स पर लदान के या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर ले जाने के, भारत ने 4 दिन में ही ये क्या कारनामा करके दिखाया है, क्या करिश्मा करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि डरे हुए तो हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, जो भोपाल में कहते हैं कि ट्रंप के एक फोन कॉल पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये सारे कांप रहे हैं, भयभीत हैं। आज इसी सब पर जो एक नैरेटिव बना है, जो एक धाक और साख बनी है भारत की, और पश्चिम जगत जो है ये इसको लेकर के कितना भयभीत है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े परिचय की जरूरत नहीं है, जाने माने लेखक, पत्रकार, मनीषी, चिंतक भाऊ तोरसेकर। भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाऊ, मैं राहुल गांधी का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन विषय ऐसा है। कल भोपाल में खड़े होकर के कहीं से नहीं लगता कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं से नहीं लगता कि वो इस देश का नेतृत्व करने के लायक हैं, कि जितने गैर जिम्मेदाराना बयान हो सकते हैं वो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, कुछ विपक्षी दलों की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं के सांसद 7 अलग अलग डेलीगेशन में गए हैं जिन्होंने भारत का पक्ष बहुत मजबूत और जोरदार तरीके से रखा है और पाकिस्तान को चेताया भी है। पाकिस्तान का हाजमा खराब है। जब से दोबारा मॉक ड्रिल हुई है, पाकिस्तान में लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं मोदी जी क्या करेंगे। और यही हाल पश्चिमी देशों का भी है भाऊ। बिल्कुल। देखो, एक एक बात होती है, मैं हमेशा मानता हूं, मैं हिस्टोरियन इब्न खालदून का रेफरेंस बार बार देता हूं। तो उनका ये कहना है कि भैया, जब कोई सेंटर ऑफ पावर होता है, हमने विश्व गुरु बोला है, लेकिन मैंने बहुत पहले, 2 साल पहले नासिक में मेरा लेक्चर था, तो वहां बोला था मैंने कि भाई, विश्व गुरु का मतलब गुरु से गुरुत्वाकर्षण होता है। तो वो जो सेंट्रल पोल होता है वो अगर हिलने लगे तो उसके आधार पर घूमने वाले होते हैं, उनकी बुरी हालत हो। हम मानते हैं ना कि सूरज है और सूर्यमाला है, तो हम सूर्यमाला का एक, पृथ्वी एक हिस्सा है
तो बहुत सारे नवग्रह वगैरह है, तो हम उसको सेंटर मान के घूम रहे। अगर सूरज की जगह हिलती है तो हमारी भी अपने आप में हिलती है। पृथ्वी का जो आस होता है, सेंटर होता है, उसके इर्द गोल गोल पृथ्वी घूमती है। अगर वो आस घूमने लगा तो गड़बड़ हो जाती है। तो जब ये गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्व होता है वो जब बदलता है तो गड़बड़ होगी, जरूर होगी। देखो एक बात होती है, समय होता है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती है। आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कम से कम 80 साल पुरानी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसमें एक राष्ट्र संघ बना। तो ये राष्ट्र संघ बनने के समय की जो स्थितियां थी वो तो आज रही नहीं है। उसमें दो बड़ी शक्तियां थी, फ्रांस और ब्रिटेन। वो तो आज हमारे पीछे भी गिर गए इकोनॉमी में या ताकत में। तो आप हमको वीटो नहीं दे रहे हो और आप अपने पास वीटो रख रहे हो, यहां से ही बैलेंस बैलेंस गिरना कहां से शुरू होता है? इंसान गिरता है का मतलब क्या होता है? उसका जो बैलेंस होता है, गुरुत्व होता है, इक्विलिब्रियम होता है, वो ढल जाता है तो गिरना शुरू हो जाता है। तो बार बार लगातार अगर मोदी जी पिछले 10-11 साल से ये बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर गलत हो चुकी है, इसको बदलना चाहिए, तो अगर आप ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ मोदी को आकर 22-23 साल हो गए। वो जो मोदी गुजरात के लिए नालायक था वो तो लगातार चुनकर आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं ली क्योंकि उनको मालूम था कि इनको सुनना कुछ नहीं है, उनको सुनाना है। और मैं तो सुनना नहीं चाहता, मैं जो करना चाहता हूं, अगर आप समझना चाहते हो तो सुनो, सवाल मैं नहीं लूंगा। तो जो गुजरात के लिए नालायक था वो अब 11 साल देश के लिए सबसे अच्छा हो गया और दुनिया में भी हलचल मचा रहा है। तो ये इनको हजम नहीं होगा। जो बात गुजरात में विपक्षी को हजम नहीं हो रही थी, जो 2014 के बाद नेशनल पॉलिटिक्स में लोगों को हजम नहीं हो रही है, वो बात अब दुनिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हजम नहीं हो रही। तो इसलिए हलचल मची है। हलचल इसलिए मची है ना, तुम आ जाओ, तुम कुछ भी करो, तुम चुनाव जीतो, लेकिन हमारा आशीर्वाद जरूरी है। आप ये एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझो। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो राजा होता है, सत्ता होती है, वो नहीं होती। जो कहते हैं तुम जो करना है करो, जो लड़ाई जीतनी है जीतो, लेकिन आशीर्वाद तो हमसे लेना पड़ेगा, हमारी मर्जी संभालनी पड़ेगी। अब एक बात आपको, हमारे यहाँ बहुत सारे लिबरल है, वो हिंदुत्व को गालियां देते हैं, हमारे पुराण को गालियां देते। हमारे पुराणों में एक बात है कि जो राक्षस थे वो तकलीफ देते थे, भाई इनको हटाओ, किसी राजा को बोलते थे, और राजा नहीं करेगा तो हम तुमको शाप दे देंगे। अरे तेरी शाप में इतनी पावर थी तो तू ही राक्षसों को हटा सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग हमारा आशीर्वाद ले लो, हमको महान मान लो, और मोदी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तुम कौन सर्टिफिकेट देने वाले हो? हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये जो मोदी का एटीट्यूड है वो सबको खल रहा है। ये यहां भी खलता था, दिल्ली में आने के बाद खलता था, अब वर्ल्ड स्टेज पर भी हम देखें, दुनिया की मंच पर, तो वही बात खल रही है कि हमारे आशीर्वाद से करो, हम हथियार देंगे, तुम अपना हथियार क्यों बना रहे हो? समझे आप? जी जी जी। स्वयंभू मत बनो, आत्मनिर्भर मत बनो, ये प्रॉब्लम है भाई। इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया चाइना प्रॉब्लम नहीं है, आत्मनिर्भर बनना प्रॉब्लम है। तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये बात हमें समझना चाहिए, ये समझना चाहिए। पाकिस्तान की हालत देखो ना, 70 साल से पाकिस्तान लंगड़ा रहा है, लेकिन उसकी ही मदद से चाइना आगे निकल गया 72 के बाद, केनेडी किसिंजर वगैरह गया।
आज अमेरिका को वही चाइना चैलेंज कर रहा है, तो चाइना डर रहा है कि अभी एक तो है सामने चाइना खड़ा और दूसरा खड़ा हो रहा है, तो क्या करे, और मेरी जगह इंडिया ले लेगा इसका डर चाइना को है, तो इनका डर समझ लो। और ये साथ साथ उनको लेके जाते, इसलिए वेस्ट जो है वो मानते कि अमेरिका हमारे साथ है, चाइना से हमारे गुड रिलेशन है, तो भारत हमारे साथ आ जाए। भारत आपकी मीटिंग में आकर सुनेगा नहीं, भारत अपनी बताएगा, और आप जो हमारी स्टोरी बनाएंगे नहीं, हम अपनी स्टोरी बयां करने के लिए आ रहे। बस यही बात खल रही है। वेस्ट को हो, उनके आशीर्वाद से भारत को चलाने वाला नेहरू गांधी परिवार हो, उन्होंने बनाई हुई भारत की इकोसिस्टम हो, सबको मोदी खल रहा है। इसका एक ही कारण है कि मोदी भारत की स्टोरी बता रहा है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की कथा सुनाता हूं। ये जो है ना, ये नहीं चाहिए, बस वही प्रॉब्लम है। और इधर जो वाणिज्य इनका मामलों का मंत्री है, उसका बयान आया है अमेरिका का। उन्होंने कहा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका को असहज करता है जब रूस से हथियार खरीदता है। तो ये भारत ने सबको सहज रखने का ठेका उठा रखा है क्या भाऊ, कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, किस वजह से आपका दिमाग शांत रहेगा, इसकी चिंता हम करें, या अपनी रक्षा सुरक्षा की हमारी तैयारियों में किस देश का कौन सा उपकरण हमारे काम आएगा, हम इसकी चिंता करें। नहीं, बात वही तो है ना। देखो, एक अब देखो, आप बारीकी से देखो, जो हमारे सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान, उनका एक इंटरव्यू हो गया। अब चुनाव चौहान का जो इंटरव्यू है वो किसको दिया गया? ब्लूमबर्ग। अब ब्लूमबर्ग दुनिया में हम देखें तो ब्लूमबर्ग का हमेशा इंडिया के लिए निगेटिव अप्रोच रहा है। अब एक बात है कि जब आपका सीडीएस ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दे रहा है, तो इसके लिए पॉलिटिकल परमिशन की जरूरत थी, इसका मतलब वो दी गई है। और जबकि उनको मालूम है कि ब्लूमबर्ग मोदी के खिलाफ, मोदी बीजेपी के खिलाफ है, फिर भी उधर जाकर बोलना है, तो पूरी तैयारी से गए थे। और आप जिसका गलत मायने निकाले, इस ढंग से ही उन्होंने जवाब दिए हैं कि नुकसान कितना होता है उसके आंकड़े लेने की जरूरत नहीं है। जो बयानबाजी है, तो गलत फहमियां फैलाने के लिए ब्लूमबर्ग का इस्तेमाल किया गया। यह स्ट्रैटेजी होती है। वॉर सिर्फ हथियारों से, मिसाइल से नहीं होता, इंफॉर्मेशन वॉर भी होता है। तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो इनको उठाना था, तो उनको मदद की है हमने, चौहान ने की है मदद, ताकि उस पर ही चलती रहे। लेकिन लोग तो देख रहे हैं, यार क्या बात कर रहे हो, आपने तो इतने मिसाइल गिराए, इतने ड्रोन गिराए, इतने एयरबेस खत्म कर दिए, तो आपका नुकसान हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो दुनिया के सामने ब्लूमबर्ग हो या ये वेस्टर्न मीडिया हो, उनको नंगा कर दिया उस इंटरव्यू ने। उन्होंने शब्द इतने, देखो, अवर प्लेन्स वेयर डाउन लिखा है, शॉट डाउन नहीं बोला है। हाँ, हवाई जहाज जब गिराया जाता है तो उसको शॉट डाउन बोलते, और हमारे हवाई जहाज डाउन थे, मतलब उड़े नहीं थे, उड़ाए नहीं गए थे। कुछ टैक्टिकल मिस्टेक थी, वो करेक्ट करके हमने उड़ाए, इसका मतलब गिरे नहीं थे। लेकिन इनको गलत मायने निकालना है, तो उनके लिए अवर प्लेन्स वेयर डाउन, ये जानबूझकर गलती की गई है, मैं मानता हूं जानबूझकर गलती की है। ताकि आप अब एक बात समझ लो, मैं भी सुनता हूं ये सब, लेकिन मैं हमेशा क्रॉस करते रहता हूं, मैं हमेशा क्रॉस करते रहता हूं। मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि सीडीएस के ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देने पर
सबसे बड़ा अजूबा लगता है किसको? बरखा दत्त को। ये बड़ा पॉइंट होता है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। बरखा दत्त बोलती है, अरे ब्लूमबर्ग तो इंडिया के लिए हॉस्टाइल है, उसको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? ये बरखा दत्त बोल रही है। ये आप समझ लो। यानी उसने समझ लिया कि ये जानबूझकर किया गया है, ब्लूमबर्ग के दिमाग में नहीं आया। एक बात होती है, मैं अभी जिस ढंग से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय में बरखा दत्त का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल इसी ढंग से ब्लूमबर्ग का इस्तेमाल किया गया। एक बात होती है ना, हमारा दुश्मन जिस पर भरोसा करेगा उसको आगे करना, कि हाँ ये इंडिया कर सकता है, या इंडिया की पोजीशन ये है, ये अगर वो बताता है तो हमारा दुश्मन भरोसा करता है, तो ऐसे इंसान को आगे करना जरूरी होता है। तो मैंने आपको बार बार उसके पहले बताया था एयर स्ट्राइक के समय में कि क्या किया था। बरखा दत्त बार बार हमारे रिटायर्ड जनरल को बुलाती थी, मिलिट्री ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, ये बार बार बोलती थी, एनडीटीवी पर थी, समझे आप? तो आज बरखा दत्त का इस्तेमाल काम का नहीं है जितना ब्लूमबर्ग का था। इसलिए जो बात सीडीएस ने कही है, ये जानबूझकर गलतफहमी फैलाने के लिए की, और सब टूट पड़े। सबसे पहले तो जो बंदर है हमारा राजदीप सरदेसाई, वो तो टूट पड़ा उस पर, देखो जनरल ने कंफर्म किया। तो ये तो होता है, ये तो होता है ना। तो इसके लिए देखो स्ट्रेटेजिकली सबका समन्वय किया है। मुझे अजीब ये लगता है कि अलग 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 फोर्सेस है, डीआरडीओ है, इसरो है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे डिप्लोमेटिक सोर्सेस है, हमारी विदेश नीति है, सबको कैसे कंबाइन किया है। जब आपको याद होगा 2024 के चुनाव में जब इंडिया अलायंस बन रही थी, तो मैंने क्या बोला था, अरे 26 इंजन इकट्ठा करके क्या होगा, उसके पीछे बोगिया नहीं है। और अगर हर कोई इंजन अपनी तरीके से चलने लगे तो गाड़ी यार्ड से बाहर नहीं निकली, समझा? तो जब ये इतने हमारे अलग अलग जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, इनको इतनी परफेक्टली इनका समन्वय किया है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे। तो ये समझना। और इसमें देखो अभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे जनरल को क्यों आगे किया, कोई पीआर एजेंसी, या इनको करना था उनको करना था। अरे करने वाला बिल्कुल दिमाग से चला। आपको याद दिला दूं, जब 2020 की पहली मैच थी, पहली स्पर्धा थी, उसमें आखिर में एक शर्मा नाम का बॉलर रहा, धोनी ने उसको दे दिया, क्योंकि धोनी को मालूम था ये इसके बॉल पर तो सिक्सर मारा ही जाएगा। और वो सिक्सर उड़ा, वो मिसबा उल हक था। तो वो सिक्सर उड़ने के बाद में जब धोनी का इंटरव्यू लिया, तब बोला अरे तूने क्या किया था ऐसा? बोला मेरा बॉलर पर ध्यान नहीं था, जो पिछली तरफ खड़ा था श्रीशांत पर मेरा ध्यान था, वो कैच छोड़ सकता है इसका मुझे डर था, कैच जाने जोगिंदर वाला शर्मा। उसकी मुझे। तो जानबूझकर उस शर्मा को बॉलिंग दी गई थी। तो जो एक्सपर्ट थे क्रिकेट के, वो हैरान थे, यार ऐसे बॉलर को क्यों लास्ट बॉल ओवर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी बाद में समझ में आती है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये जो अमल में आने के बाद हमारे समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से किया, अब देखो 2 दिन से खबरें आना शुरू हो गया कि नूर खान बेस अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया है। जी। तो हमने तो पहले दिन नूर खान बोला था, लेकिन अमेरिका को सिग्नल दिया गया कि भाई तुम्हारा जो डंप है हमारे समझ में आया है कहाँ है, वो हटा लो या कवर कर लो, या उससे पाकिस्तान को वंचित कर दो, वरना वहां भी हमला हो सकता है। और इसके बाद 9 और 10 की रात के बाद ट्रंप जो एकदम एक्टिव हो गया, फ्रंट फुट पर आ गया, उसका कारण था नूर खान, किरना। तो ये सब स्ट्रेटेजी चलती है, वो पहले दिन से नहीं होती, पहले दिन से नहीं होती। अब देखो पहले दिन हमारे हवाई जहाज उड़ाए गए थे,
और वो रडार को दिखाने के लिए उड़ाए गए थे। और इसलिए जब 9-10 तारीख को यानी 6-7 को हवाई जहाज उड़ाए गए रडार पोजीशन ढूंढने के लिए, लेकिन जब उन्होंने वो जो सीडीएस बोल रहा है कि हमारी कुछ टैक्टिकल मिस्टेक हो गई, तो टैक्टिकल मिस्टेक क्या थी, हमने हवाई जहाज उड़ाए लेकिन उन्होंने उनके रडार पोजीशंस एक्टिवेट नहीं किए थे, जी जी। इसलिए वो वापस लाकर जमीन पर लाने पड़े। हमने ड्रोन से और मिसाइल से काम चलाया। तो पहले दिन हवाई जहाज उड़ाना ये टैक्टिकल मिस्टेक थी। जी हाँ। और 9-10 को पहले वो डेकॉय भेजा गया जो बलून जैसा था, दिखाई देता था राफेल जैसा, और उसने जब रडार्स एंगेज किए उसके बाद असली जहाज उड़े। तो ये इतना डिटेल हमारा सीडीएस नहीं बोलेगा, बिल्कुल। ये हमें समझना जरूरी होता है। देखो, चौथी या 5वीं का जो बच्चा है उसको जो मैथमेटिक्स सिखाने वाला, गणित सिखाने वाला टीचर होता है, वो जो 11वीं का गणित सिखाने लगता है तो चौथी के बच्चे को समझता नहीं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान चौथी वाले बच्चे हो गए कि वो डायरेक्ट पीएचडी पर बात करते हैं, और पीएचडी का प्रोफेसर बोल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो टैक्टिकल मिस्टेक क्या होती है? टैक्टिकल मिस्टेक का मतलब एक्चुअल मिस्टेक नहीं है। हमारे स्ट्रेटेजी में जो अनुभव आया कि हम इनका एयर डिफेंस हमको तोड़ना है, अब ये तो ये डिटेल नहीं बताएगा, ये आपको समझना चाहिए। जो ना समझे वही ज्ञानी है हमारे, अनाड़ी नहीं है। तो इसलिए जो कुछ चौहान बोल रहा है वो समझने वालों को समझ रहा है। वो जॉन स्पेंसर को समझता है, जो वॉर इंस्टीट्यूट का बड़ा प्रोफेसर है, पेंटागन का रिटायर्ड डायरेक्टर है, उसको समझ आ रहा है सीडीएस क्या बोल रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ ज्ञानी है, उनको नहीं समझेगा। और राहुल गांधी को समझने की बात ही नहीं है। राहुल गांधी यही बात तो करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी, मैं वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के वीडियो भी देखता हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि आजकल बरखा दत्त बड़ी पैट्रियोटिक हो गई है। बरखा दत्त को पाकिस्तानी लोग गालियां दे रहे हैं। मतलब समझिए कि वो बरखा समझ गई है कि वो एक्सपोज हो गई है, वो एक्सपोज हो गई। तो इसलिए ब्लूमबर्ग को देना पड़ा इंटरव्यू, वरना तो बरखा दत्त से काम चल जाता। लेकिन अब बरखा दत्त यूजफुल नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटेजिस्ट को समझता है, और इसलिए जिस ढंग से काम हुआ है वो चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हम आपको डराते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सिग्नल है। और आपको डराते रहेंगे, यही न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल। भाऊ, थोड़ा ये बताइए, पूरी दुनिया भारत की इस ताकत को समझ गई है, जान गई है। अब तो इस पर रिसर्च का काम शुरू भी हो गया है। बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है कि ये सब 4 दिन के भीतर कैसे किया, जबकि रूस और यूक्रेन 3 साल से लड़ रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गया। गाजा और फिलिस्तीन को भी, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 की वो घटना थी जब इजराइल ने काम शुरू किया था गाजा के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। वहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। यहाँ 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर टेक दिया। और जिस पेंटागन के पूर्व डायरेक्टर की आपने जिक्र की, उन्होंने तो दिलचस्पी दिखाई है कि साहब ये पता किया जाए कि भारत ने ये ताकत इतनी जल्दी कैसे हासिल कर ली। यानी 2014 और 2025, केवल 10-11 साल के भीतर ये कैसे हुआ है। इन्हीं सब वजहों से हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, यानी पूरी दुनिया कुछ और मान रही है, रिसर्च वर्क कर रही है, हमारी ताकत को सलाम कर रही है, और हमारे यहां ये कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इनको पता नहीं है कि हेडलाइन से राजनीति नहीं होती, ना जंग लड़ी जाती। सिंदूर का ये जो जॉन स्पेंसर मैंने बोला, उनका जो कहना है वो हमें समझना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है
कि ऑपरेशन सिंदूर से सीखो, तो आप पूछेंगे कि क्या सीखो। मुझे राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म थी जिससे अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर फेमस हो गए, आनंद, वो याद आती है। तो उसमें जो आखिरी सीन है, आखिरी सीन से पहला एक सीन है, तो उसमें वो डॉक्टर है अमिताभ और ये कैंसर का रुग्ण है। तो अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना बोलता है, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, समझा? जी, ये जो जी। आज स्ट्रेटेजी सिंदूर की है वो लंबी नहीं है, बड़ी है। अब ये जिसको समझेगा वो समझेगा स्ट्रेटेजी क्या है। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें करोगे आप, निकलेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज बड़ी लड़ाई करके नहीं होती, लंबी लड़ाई करने से नहीं होती, वो इन्होंने कुछ घंटों में किए। 4 दिन नहीं है, दो, 1-1.5 घंटा पहला और 3-4 घंटे दूसरा, खत्म, मामला खत्म। तो ये समझना जरूरी है। अब ये राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं, कांग्रेस नहीं समझती, कांग्रेस की पार्टी नहीं समझती, कांग्रेस की पॉलिसी नहीं समझती। उनसे आपको, वो उनको लगता है कि हाँ हेडिंग आनी चाहिए, जो भीड़ हमारे चमचे इकट्ठा करेंगे उनको तालियां बजाने जैसे कुछ सेंटेंस बोलना जरूरी है। तो इससे राजनीति नहीं होती, सोचना जरूरी होता है। और मोदी ने, या हमारी पूरी, मोदी ने जिस ढंग से पूरे देश को मोटिवेट किया है, वो मोटिवेशन से पूरी दुनिया हैरान है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 2008 में मुंबई हमले के बाद भी जो देश, यही आर्मी थी, कुछ कर नहीं पाया, तो आज अचानक से ये इतना एग्रेसिव डिफेंस कैसे कर रहा है? चकरा गई है दुनिया। और चकराना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका दिमाग ना चले। अब देखो, चाइना का तो सब JF-17 गिरा दिया, उनका एयर डिफेंस खत्म कर दिया। अमेरिका का जो बेस है, जो उन्होंने, कोई गुल नाम के है, उन्होंने बता दिया कि ये बेस तो अमेरिका के ही कब्जे में था, हमारे कब्जे में था कब? उनके कार्गो अब प्लेन आते थे, उतारते थे, चढ़ाते थे, क्या लाते थे, क्या लेके जाते थे, हमें पता नहीं। और जब एक पाकिस्तानी अफसर ने उनको रोक कर पूछा, तो अमेरिकन जो था अफसर, उसने उसको पिस्तौल लगा दिया। तू कौन पूछने वाला होता है? यानी, तो एक्चुअली नूर खान बेस पर जो हमला हो गया है वो अमेरिकन एयरबेस पर हमला हुआ है, और इससे अमेरिका हड़बड़ा गई। बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम थे वो चाइना के थे, तो वो डिफेंसिव नहीं है, ये दिखाया गया। तो इससे लोग हैरान हो गए ना। और जब एक बात होती है कि पैरों तले जमीन निकल जाती है, हम बोलते हैं हमेशा, इनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, ये बात हमेशा बोलते, लेकिन जब देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। चाइना हो, अमेरिका हो, वेस्ट हो, उनके पैरों तले जो जमीन है वो खिसक गई है, वो खिसक गई है। इसलिए सब, अब इतनी बड़ी बातें राहुल गांधी क्या समझेंगे? और राहुल गांधी के आश्रय से जिंदा रहे हैं वो लोग क्या समझेंगे क्या चल रहा है? हमारे मालवणी भाषा में, मैं जहाँ गांव आता है, हमारे बोली में एक, जेना बगीतलो ना आवो तेना बगीतलो दीवो, ऐसे एक कहावत है हमारी बोली भाषा में। उसका मतलब है, कुम्हार की जो भट्टी होती है, जो मिट्टी का बर्तन बनाया, वो भट्टी में डाल देते हैं ना, तो जो भट्टी होती है उसमें लाइट होती है तो लाल एकदम होती है, जैसे फिल्मों की पुराने डार्क रूम में होती थी, जी। जो लाइट है नहीं, थोड़ा दिखने के लिए होती है लाइट। इतनी छोटी लाइट जिसने देखी है, उसने अचानक सूरज देख लिया, तो क्या करोगे? तो उसकी आंखें काम नहीं करती। बिल्कुल कांग्रेस, राहुल गांधी वगैरह, इनकी हालत ऐसी, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से घर में बैठे हो आपके, और आप बाहर निकले और तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, क्या करोगे आप?
आप अपना बैलेंस नहीं कर पाते। और बिल्कुल वही बात राहुल गांधी हो या बहुत सारे लोगों की हो गई। उनका दिमाग नहीं चल रहा है। उनका दिमाग इसलिए नहीं चल रहा है कि ये सोचते थे कि अभी ठीक है, क्या करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था, उसके आगे क्या, और दो चार जगह कहीं गिरा देगी बम, खत्म। तो वो नहीं हुआ है। इंडिया ने एस्केलेट किया है, और इसके यानी पहली बार जो क्या थे उन पर हमला किया, 2 दिन के बाद उनके डायरेक्टली मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। तो बात साफ हो गई कि इंडिया एस्केलेट करना चाहता है, और वहां सब गड़बड़ हो गई कि इंडिया वॉर चाहता है। ये कल्पना ही सब लोगों ने। मुझे और एक फिल्म की याद आती है, शायद मशाल नाम की फिल्म थी, जिसमें वो अमरीश पुरी बड़ा माफिया वगैरह होता है और दिलीप कुमार पत्रकार होता है। उसको वो मालिक निकाल देता है, तो छोटा एक पर्चा वगैरह निकालता है, तो ये जाको उसको उसकी मजाक उड़ाता है, ये क्या पर्चा निकालते हो, ये है वो बोलता 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 है। तो दिलीप कुमार उसके पास देखते रहते, और अचानक सामने आके उसके कान के नीचे खींच लेता है, और दिलीप कुमार बोलता है, इससे अच्छा जवाब मेरे पास नहीं था। तो दुनिया को बड़ा तगड़ा थप्पड़ मारा है, और इसलिए इनके आंखों के सामने तारे चमक रहे। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है, क्योंकि इंडिया इस ढंग से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने को निकला है। ये समझ में आ रहा है, या अगर किसी को नहीं सुन रहा है। अब देखो, G7 में नहीं जा रहे मोदी, तो बता रहे मैं कनाडा नहीं जाऊंगा, जगह बदलो वरना मैं कनाडा नहीं आऊंगा। पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं जाएगी। एशिया कप कैंसिल हो रहा है ना, अब बिल्कुल। कनाडा और क्या करेगा? कनाडा को करना है तो करे, हम नहीं शामिल हो गए। तो आपको लगना चाहिए कि भाई भारत नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? समझे आप? G7 में मोदी नहीं जा रहे, उसका मतलब समझ रहे हो? या तो वेन्यू बदलो, या तो कनाडा को ना रगड़ने को बोलो। समझा? तो इसका मतलब पावर सेंटर बदल रहा है, इसके संकेत दिए जा रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया चकरा गई है। और ये जैसे आपको मालूम होगा कि 2014 का चुनाव चल रहा था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अरे गुजरात गुजरात और भारत अलग है। ठीक है, गुजरात में मोदी जीतता है, लेकिन भारत और गुजरात अलग बात है। ये क्या जीतेगा, बोल रहे थे ना। बिल्कुल कूप वही मंडूक, हालत। कूप हाँ, मंडूक बताया गया था, कूप हाँ। मंडूक बताया तो गया था वो मोदी को। वो अब ये बात है कि जो हालत में 2014 में 11 साल पहले हमारे ऑल इंडिया लिटरेचर मीडिया या बुद्धिजीवी विश्लेषक एनालिस्ट थे, बिल्कुल वही हालत दुनिया भर की थिंक टैंक वगैरह वगैरह है, उनसे लेकर पॉलिटिशियन तक सबकी हालत 2014 के ल्यूटियन जैसी हो गई। भाव 2047 का टारगेट रखा है मोदी जी ने कि 2047 जब हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित देशों की पांत में खड़े होंगे। और इसके बीच में जितनी बाधाएं आएंगी या बाधाएं हो सकती हैं, वो चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो, तरह तरह की बाधाएं जो विश्व के अलग अलग देशों की तरफ से साजिशों के रूप में आएंगी, उन सब का उपचार भी ये करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वही तो बात है। देखो, वही बात इनके समझ में नहीं आ रही। अगर विश्व गुरु का मतलब क्या है ये लोग नहीं समझ रहे। विश्व गुरु का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, दादा नहीं होता, माफिया नहीं होता। साथ लेकर चलना अलग होता है, और डोमिनेंस अलग होता है। राहुल गांधी कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे, आप समझ रहे हो? उद्धव ठाकरे शिवसेना को डोमिनेट कर रहे थे। शरद पवार, सुप्रिया सुले एनसीपी को डोमिनेट कर रहे थे। सबको साथ लेकर नहीं जा रहे थे।
ये सब बोलते कि मोदी डोमिनेट करता है पार्टी को। नहीं, आपको याद होना चाहिए, शायद 5 साल पहले की बात है, जब पहली बार पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मोदी भी पहुंचे थे, और जब उनको पार्टी की लाइन पर सवाल पूछा गया, बोले अध्यक्ष बैठे, मैं नहीं बोल पाऊंगा, अध्यक्ष जवाब देंगे। तो वो साथ लेकर जाते हैं, साथ लेकर जाते हैं। और आपको याद होगा, प्रियंका वाड्रा जब वायनाड में चुनाव का पर्चा भरने गई थी, तो वहां बोला गया कि सिर्फ 3 लोग रिटर्निंग ऑफिसर के केबिन में जा सकते हैं। तो बेचारे खरगे उठकर बाहर गए, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। वाड्रा, प्रियंका और राहुल गांधी, यही तीनों तो बचे थे, याद है आपको? तो डोमिनेंस और लीडरशिप का आपको समझ आना चाहिए। उद्धव ठाकरे डोमिनेट करने गए, पार्टी खराब हो गई। राहुल गांधी डोमिनेट करते, पार्टी खत्म हो गई। शी जिनपिंग हो या ट्रंप हो, डोमिनेट करना चाहते। पुतिन डोमिनेट नहीं करता, फर्क आप समझो। मोदी भी डोमिनेट नहीं करते, दोस्त जैसे दोस्त नेतन्याहू को मोदी डोमिनेट नहीं करते। हमने वैक्सीन बनाया, हमने सबको फॉर्मूला दे दिया, अपना अपना बनाओ, हमको रॉयल्टी भी नहीं चाहिए। ये आज तक किसी बड़ी पावर ने किया था? तुम अपना वैक्सीन बना लो, हम फॉर्मूला देते, बाहर से भीख मत मांगो। चाइना हो, वो साहूकार है, और अमेरिका बोलता है भिखारी जैसा कटोरा लेके आ जाओ। हम वो नहीं कहते, हम बोलते हम बड़े हो रहे, साथ आ जाओ, आप भी बड़े हो जाओ, आप भी डेवलप करो। ये जो फर्क है वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर जो दुनिया का है, वो जो हमने आज तक देखा है, उसमें ये जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना हो, अमेरिका हो, या ब्रिटेन हो, या फ्रांस हो, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुझे होना है तो तू बड़ा हो जाना, तू बाकी लोगों को साथ लेकर क्यों जा रहा है? तू रामनाथ कोविंद या मुर्मू को प्रेसिडेंट क्यों बना रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है, समझे? वही बात इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाओ। ये केनिया हो या जाम्बिया हो, इनको भी अपने साथ रिस्पेक्ट देकर साथ लेके जाना चाहता है, और इसलिए वो भरोसा करना चाहते, वो भरोसा, क्योंकि ये खुद नहीं, ये हमको भी आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। ये फटाफट देखो ना, अभी 17-18 देश आ गए, हमको ब्रह्मोस दे दो, 4 देशों से एग्रीमेंट हो गया। चाइना के खिलाफ फिलीपींस, वियतनाम ब्रह्मोस दे रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया। तो ये जो फर्क है, तो ये इनके दिमाग में आने में बहुत समय निकल जाएगा, बहुत समय निकल जाएगा। और मोदी जी जो कर रहे हैं, वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। आप जब आपने यूनो का फॉर्मेट किया था, तब कुछ 25-30 देश थे, आज 200 से आगे छोटे मोटे देश हो गए, और उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मोदी डोमिनेट नहीं करते, और वही बात उन्होंने भारत को सिखाई है, और भारत भी डोमिनेट नहीं करना चाहता। इसलिए भारत के लिए बहुत सारे, कुछ 60-70 देशों को, छोटा छोटे देश है, जिनको वैक्सीन भेजा था। अगर बनाया गया नया यूनो, तो वो पहले मेंबर हो जाएंगे। तो इससे डर है, ये डिसरप्ट कर रहा है, ये डिसरप्ट कर रहा है। देखो करप्शन कहाँ होता है ओमकार जी, करप्शन क्या होता है कि मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं आपको। तो आप करप्शन कैसे करते हो? आ जा यार, तुझे भी हिस्सा देते हैं। ये बोल रहा है नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। छोटे मोटे सब देश है, उनका इस पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। आप डोमिनेट ना करो, ना मैं करूंगा। छोटे छोटे देश भी अपने सम्मान से जीने चाहिए, खड़े होने चाहिए, ये फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ आप। लेकिन कुछ घंटे की कार्रवाई में पाकिस्तान की भी समझ में आ गया, अमेरिका की समझ में भी आ गया, सारे पश्चिमी देशों की समझ में भी आ गया, और चाइना, जिसको वो अपना नया अब्बा मानता है पाकिस्तान, उसकी भी समझ में आ गया
हमारे यहाँ के विपक्षी नेताओं की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? राजनीतिक मजबूरी है क्या कुछ? नहीं, समझ में आना एक बात है, देखो समझ में आता है, लेकिन जो बात समझ में आई वो स्वीकारना अलग बात होती है। ये स्वीकारना अलग बात होती है, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। अपने घर में समझ लो, हमारे घर में, हमारे रिलेशन में कोई लड़की किसी से जाति के बाहर कुछ प्यार वगैरह करती है तो समझ में आता है ना, लेकिन वो स्वीकारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी हम सुनते, कई एक दलित है, पिछड़ा है, वो शादी के लिए घोड़ी पर बैठकर जाता है तो लोग रोकते हैं। वो देख रहे हैं, वो उसने खुद को डेवलप किया, इंजीनियर बना है, पढ़ा लिखा है, पैसा कमाया है, तो घोड़ी पर बैठने से क्या होगा, लेकिन हम ये है, वो है, ये तो पिछड़ा है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये बैरियर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा, एक बात होती है, हमारा ज्ञान वगैरह हम बोलते हैं, हम जीते जो है उसमें एक बात होती है कि हम अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं और अपने तरीके से उसको उसकी व्याख्या बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, तो नई बातें स्वीकारना मुश्किल हो जाता है। अरे भारत का मतलब क्या है, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक देश कैसे हमने मदारी लोगों के सामने लेके गए, इंडियन रोप ट्रिक वगैरह याद है ना आपको? अगदी राजीव गांधी ने दुनिया भर इंडिया फेस्टिवल किए थे, क्या दिखाया दिखाया था लोगों को? हमारी टेक्निकल रिवॉल्यूशन दिखाई थी, हमारी ताकत क्षमता दिखाई थी? नहीं, हमारी बहुत पुरानी कल्चर है, वो पुराना कल्चर और नया कल्चर हजारों सालों से भारत है, और आज की कंपटीशन में भी भारत आगे हो सकता है। ये दोनों चीजें दिखाई दे रही। हम मंदिर भी बनाएंगे, मिसाइल भी बनाएंगे, और जिस ढंग से मिसाइल बनाई है वो इनसे सस्ती बनाई है। बिलियन, तो जो जॉन स्पेंसर बोलता है ना, बिलियन बिलियन डॉलर की जरूरत नहीं होती। हमारा चंद्रयान गया है तो हॉलीवुड की फिल्म की 25-30% कीमत में हमने चंद्रयान बना लिया। ये फिल्म बनाने में 4 गुना पैसा लगाते। तो ये सबको अजीब लग रहा है। और इसमें और एक बात है कि हम आपके रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदेंगे, रेडीमेड कपड़े नहीं खरीद, हम अपने लिए, हमारा दर्जी है, उससे सिला कर ले लेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे हमारी जरूरतों पर। अब यूपी है, मेरी अभी मैं जाने वाला हूँ यूएस। पिछली बार गया था, हमारी भांजी है वहाँ, वो बोल रही थी, बीच में आई थी 2 साल पहले, वो बोली मैं कहा पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ पर एक मंदिर है, वहां गई थी, वहां फूल खरीदे तो छूटे पैसे नहीं थे। वो फूल वाली बोल गई कि हाँ आप वो इसमें दे दो, फोन पर पेटीएम पेमेंट कर करो। दो। तो बोली मैं शर्माई, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। तो क्रेडिट कार्ड तो इंडिया ने आउटडेटेड बना दिया, डेबिट कार्ड हमारे लिए। मुझे वो बोली कि मैं आईटी में हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शर्म आ गई कि अरे हम जिसको जहां से निकल गए थे वो तो लोग हमारे आगे निकल गए। तो यूपीआई आज दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गया है और उसकी रॉयल्टी नहीं होती। समझे आप मैं जो बोल रहा हूं, कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस करने जा रहे हैं, तो उसकी फी नहीं होगी, उसकी रॉयल्टी भी नहीं हम लेते। तो ये जो बात है ये दिमाग में नहीं आ रही है। भारत का कल्चर उदात्त है, हम किसी पर हमला नहीं करते, हम किसी की जमीन ग्रैब नहीं करना चाहते, हमको पाकिस्तान बांग्लादेश की भूमि नहीं चाहिए, हमें खुशी से रहना। अरे खुशी से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है। समझे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप भूखे मरो ये नहीं कहा मोदी ने भूख से, तो ये इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। हम दवा के बिना तुमको मारेंगे, ये नहीं कहा है। पानी के लिए तड़पा रहे लेकिन बोला तो नहीं ना। तो ये जो ये सोच है,
देखो, सबसे बड़ी हमारी ताकत है ये भारत की सोच है, भारत की खोज नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, रियलाइजेशन ऑफ इंडिया है। और ये इसलिए यहाँ के जो पोंगा पंडित है उनको समझ में नहीं आ रहा है। मोदी ये इज अ ग्रेट डिसरप्टर, बिल्कुल डिसरप्ट कर बिल्कुल रहे। ये इसलिए भी नहीं पचा पा रहे हैं कि जो ये नहीं कर पाए वो मोदी करके दिखा रहे हैं। नई पार्लियामेंट बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, भारत की नई पहचान कायम करना, चाइना की आंखों में आंखें डाल करके वहां पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना, एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो तैयार कर देना, पाकिस्तान को उसकी हदों में ले जाना, ये सब काम ये लोग नहीं कर पाए और मोदी ने सब करके दिखा दिया। हाँ, वो तो होता है ना। देखो देखो, जो मैं नहीं कर पाया, एक चाय वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, समझे आप? वो 10 साल पहली बात है, तो मेंटालिटी बताती हो। एक चाय वाला ये कैसे कर सकता है? ये जो मेंटालिटी है वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू है, वो हमेशा होती है ना। देखो, जब हम बच्चे थे तब वो मराठी नाटक वगैरह देखते थे, तो उसमें एक डायलॉग था, औरंगजेब जो है वो, शिवाजी शिवाजी शिवाजी, ये पहाड़ का चूहा, अरे लेकिन तुझे तो परेशान कर रहा है। तो वो शिवाजी को पहाड़ का चूहा बोलता है, ऐसा डायलॉग था। तो मतलब क्या है, वो उसकी शरारत करता था, छेड़ काटता, निकलता था और भाग जाता था, आजा मैदान में। तो वो उसको बोलता है, अरे इसके पास है क्या, मेरे पास इतना है, किले है, ये है, वो है, पैसा है, इसके पास है क्या? उसके पास हिम्मत थी। और जो हाथ में है, जो साधन उपलब्ध है, उससे शिवाजी ने लड़ाई करके दिखाई थी। मैं मानता हूं कि आज मोदी जी जिस ढंग से पॉलिसी चला रहे, वो शिवाजी महाराज की पॉलिसी, कि जब उन्होंने देखा कि अब आज की बात कर रहे, वो देख नहीं पा रहे, अरे शिवाजी महाराज ने सबसे ज्यादा लड़ाइयां मराठा सरदारों से लड़ी है, जो सुल्तान और बादशाह के चाकर बनकर लड़ते थे, उनके खिलाफ ज्यादा लड़ना पड़ा है शिवाजी महाराज को। तो बिल्कुल वही बात यहां ध्यान में न लो, हमको पाकिस्तान चाइना से नहीं लड़ना पड़ रहा है, हमको अपनों से लड़ना पड़ रहा है। तू कौन होता है स्वयं होने वाला, आत्मनिर्भर होने वाला? हम तो गुलाम हैं। हम गुलामी ही हमारी फितरत है, गुलामी ही हमारा भविष्य है, ये मान बैठे लोग जो है, वो उस समय भी थे 400-300 साल पहले, आज भी है। तो उनको धक्का देकर रास्ते से हटाकर आगे जाना पड़ता है, उसको शिवाजी महाराज बोलते हैं। और उसी रास्ते पर अगर आज मोदी जी चल पड़े तो ये हिस्ट्री बन जाएगी। किसने रोका था बाबा शिवाजी महाराज को? इनके नाम तक आज मराठा होके आपको नहीं मिलेगी। 27 लड़ाइयां मराठा सरदारों से शिवाजी महाराज लड़े थे, बादशाह और सुल्तानों से कम लड़े थे। लेकिन रोकने वाले कौन थे? तो ये जो रोकने वाले, फिर उसका नाम आज खड़गे होगा या जयराम रमेश होगा या राहुल गांधी होगा, ये छोड़ दो, हिस्ट्री इनकी दखल तक नहीं लेगी। बिल्कुल सही बात। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और आपकी यूएस विजिट के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका भी। चलो, नमस्कार। थैंक यू।